नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नितेश रुस्तगी है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में प्रैक्टिस करता हूँ। अब क्योंकि मेरा मेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट स्पोर्ट्स इंजरी है, तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो स्पेशलिस्ट है स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन में। तो डॉक्टर रोहित कश्यप, मैं स्वागत करता हूँ सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे है सर आप? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। आई एम वेरी गुड। इट्स माय प्लेजर सर। और डॉक्टर रोहित कश्यप एक स्पोर्ट्स इंजरी फिजियोथेरेपिस्ट है और सर का क्लिनिक दिल्ली के विजयनगर इलाके में है और ये टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन बॉक्सिंग टीम के फिजियो रह चुके हैं। अब सर, क्योंकि ये हमारा आज पहला पॉडकास्ट है, होपफुली आने वाले बहुत सारे पॉडकास्ट में से, तो मैं चाहता हूँ कि आज के टॉपिक पे हम फोकस करें कुछ कॉमन स्पोर्ट्स और उनमें होने वाली कुछ कॉमन इंजरीज के बारे में। तो अब क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रेसलर्स आते हैं रोहतक और सोनीपत से, तो मैं चाहता हूँ कि आज का पॉडकास्ट हम स्पेशली रेसलिंग पे ही फोकस करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि आपकी ओपीडी में जब रेसलर्स आते हैं तो ज़्यादा कॉमनली वो किस प्रॉब्लम्स और किस किस इंजरीज के साथ आते हैं? सर, जो जैसे कि रेसलर्स हमारे पास काफ़ी आते हैं क्लिनिक में दिखाने के लिए, तो बेसिकली उनके इश्यूज़ क्या रहते हैं? शोल्डर पेन काफ़ी कॉमन है इसमें काफ़ी जो इंजरीज़ हैं, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, मसल टीयर, लिगामेंट टीयर्स, ये काफ़ी कॉमन है। अगर नी की बात करेंगे तो मेनिस्कस टीयर, लिगामेंट टीयर्स एंड मसल स्पाज़म काफ़ी कॉमन है, जिसमें हम जो एथलीट काफ़ी परेशान होता है। बेसिकली जब ओवरलोडिंग फेज़ में होता है एथलीट, तो ज़्यादा ट्रेनिंग की वजह से कोई भी मसल पकड़ लेती है तो इसका स्पाज़म हो जाता है, उसमें ट्रिगर पॉइंट्स हो जाते हैं, तो वो उसको काफ़ी पेन देती है। जी हाँ, मैंने भी सर यही नोटिस करा है कि मेजॉरिटी रेसलर्स शोल्डर प्रॉब्लम के साथ ही आते हैं और क्योंकि ये सारे एमआरआई करवा के आते हैं तो इनमें स्लैप टेयर्स काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा शोल्डर में सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस और एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन काफ़ी दिख जाते हैं। नी की बात करें तो पार्शियल लिगामेंट इंजरीज एंड मेनिस्कस इंजरीज कॉमनली पाए जाते हैं। तो सर, जब आपके पास एथलीट्स या रेसलर्स आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो आप उन्हें कैसे इवैल्यूएट करते हैं? क्या आपका ज़्यादा फोकस क्लिनिकल एवैल्यूएशन पर होता है या फिर आप डायरेक्टली एमआरआई एडवाइस करते हैं? और क्लिनिकल एवैल्यूएशन में आप क्या देखते हैं और कैसे एग्जामिन करते हैं? सर, जब हमारे पास एथलीट आते हैं तो बेसिकली रिपोर्ट्स लेके नहीं आते, बेसिकली डायरेक्टली आते हैं पेन के लिए। तो पहला जो हमारा टारगेट रहता है, पेन कम होना चाहिए, तो हम पेन मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उसका असेसमेंट करके अगर उससे रिलीफ नहीं आता तो हम उसको एमआरआई सजेस्ट करते हैं। तो उसमें हमारा असेसमेंट में क्या रहता है, पहले हम उसका पोस्चरल असेसमेंट देखते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, तो उसको जो पेन है वो हुआ कैसे, उसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या थी, कौन सी मसल लोड पे थी या कौन सा लिगामेंट स्ट्रेचिंग हुई उसकी, उसमें ये फाइंड आउट करके हमारा ट्रीटमेंट काफ़ी इजी हो जाता है। इसके बाद हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, मसल असेसमेंट और फिर रजिस्टर्ड मसल स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें चेक करके फाइंड आउट करते हैं क्या इशू है, उसको रिजॉल्व करते हैं। फिर हम अगर नहीं रिलीफ आता कुछ सेशंस में तो हम उसको फिर ऑर्थोपेडिक ओपिनियन के लिए रेफ़र करते हैं। मेरे पास जो सर एथलीट्स आते हैं मेनली सभी एमआरआई लेकर आते हैं, सीधा मेरे चैम्बर में आए, सर हमें स्लैप टेयर है, अब बताइए क्या करना है। सर, मेरी ना शुरू से एक हैबिट रही है कि मैं एमआरआई देखने से पहले हमेशा पेशेंट को क्लिनिकली इवैल्यूएट करता हूँ ताकि मेरा जजमेंट बायस ना हो जाए, क्योंकि बहुत बारी एमआरआई में दुनिया भर की फाइंडिंग्स होती है पर पेशेंट को उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। तो मैं फिर अपने पेशेंट्स को यही समझाता हूँ कि हमें एमआरआई को ठीक नहीं करना, हमें आपको ठीक करना है। एग्जैक्टली सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंट हमारे पास आता है, वो सबसे पहले हमारे सामने एमआरआई की रिपोर्ट रख देता है, सर ये देखो, तो हम उनको यही बोलते हैं हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, एमआरआई की रिपोर्ट को ठीक नहीं करना। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए हमारा जो फिजिकल असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें असेसमेंट करने से वो चीज़ पॉजिटिव आ रही है नहीं आ रही है, एमआरआई ने तो कह दिया बट वो माइट भी लाइट ग्रेड है, वो स्वेलिंग की वजह से ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहता है। तो इसलिए फिजिकल असेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, कंजर्वेटिव या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप लोगों का क्या प्रोटोकॉल रहता है और क्या क्या मोडालिटीज़ होती है, और कब आपको अब लगता है कि अब इस पेशेंट को सर्जरी के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफ़र कर देता हूँ? सर, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि उसको सर्जरी से बचाया जाए। सर, आप तो हमारे पेट पे लात मार देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें लगता है कोई भी पेशेंट हमारे पास आया तो हम कोशिश करते हैं थ्री विजिट्स के अंदर अगर 60% 50-60% से कम रिलीफ है तो वी विल सेंड दैट पेशेंट टू ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू। और सर, आप
आपके ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं, क्या मोडालिटीज़ होती है? सर हम इसमें ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले तो हम पोस्चरल करेक्शन करते हैं। इसमें हम कपिंग निडलिंग की हेल्प लेते हैं। जो ओवर फायर्ड मसल है, जो मसल्स बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उनको कप या निडल यूज़ करके उनके ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज़ करके उनको काम डाउन करते हैं। और जो मसल लगता है जो काम नहीं कर रही, उनको हम निडल के लगा के आइसोमेट्रिक्स कराते हैं, तो इंस्टेंटली वो मसल लोड लेने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रीटमेंट का। तो इससे हमारे जो बायोमैकेनिकल एरर्स हैं उनको हम बॉडी से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसके अलावा अगर इनसे रिलीफ नहीं लगता तो फिर हम बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो देखते हैं, जैसे कि वर्टिब्रल अलाइनमेंट। बेसिकली कहीं भी मान लो आर्म में भी पेन है, तो अगर हम यहाँ मसल्स पे काम करके रिलीफ नहीं आ रहा, तो माइट बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल बोन्स मिसअलाइनमेंट। तो हम सर्वाइकल जो बोन्स हैं उनकी अलाइनमेंट चेक करते हैं इसमें, इसको हम कायरोप्रैक्टिक भी कह सकते हैं। तो उनकी बोन सेटिंग करके इंस्टेंटली उसको रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी नहीं मिलता, फिर वी कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स, लाइक कुछ क्या रहता है इसमें, विसरल ऑर्गन्स का कई बार इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। जैसे कि हम बात करें शोल्डर पेन की, राइट शोल्डर पेन अगर नहीं जा रहा पोस्चरल से, निडलिंग से, कपिंग से, तो फिर हम उसका विसरल ऑर्गन्स चेक करते हैं। कई बार क्या होता है, लीवर की वजह से राइट शोल्डर पेन आता है, जैसे कि नी पेन स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से आ सकता है। लेफ्ट शोल्डर पेन हमारा स्टमक की वजह से आ सकता है। तो बैक पेन जो मोस्ट कॉमन है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से आता है। तो कई बार पेट पे काम करके ही हमारे शोल्डर बैक इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। जी सर, तो बेसिकली हर प्रॉब्लम के कंजर्वेटिव और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलग इंडिकेशंस होते हैं। अब जैसे कि शोल्डर में हम स्लैप टेयर की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं और इसी कैटेगराइजेशन पे डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को डायरेक्टली सर्जरी रिकमेंड करते हैं या पहले एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ट्रायल देते हैं। इसी प्रकार टेंडनाइटिस, पार्शियल लिगामेंट या टेंडन रप्चर, और इसमें भी हम हमेशा इनिशियली एक बारी पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रायल देते हैं और अगर कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद भी पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो फिर हम उन्हें सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। सर मेरा अगला सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप अपने पेशेंट्स को पीआरपी रिकमेंड करते हैं, और अगर रिकमेंड करते हैं तो किस स्टेज पे आपको लगता है नहीं अब इस पेशेंट को ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत है पीआरपी के लिए? सर वैसे तो पीआरपी ट्रीटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा काम करता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं काम करता, बट हमने जो पर्सनली देखा है कुछ केसेस में काफ़ी मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले हैं। जो टीयर्स वगैरह के केस में हमने पीआरपी लगाई और साथ में अलॉन्ग विद आवर गुड रिहेबिलिटेशन पेशेंट रिकवर्ड वेरी वेल, उसको सर्जरी की नीड नहीं पड़ी। कई केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं। तो हम बेसिकली जैसे कि पेशेंट हमारे पास आया, हमने ट्रीटमेंट किया उसका, उससे रिलीफ नहीं लग रहा, तो फिर हम उसको एमआरआई के लिए बोलते हैं या ऑर्थोपेडिक ओपिनियन के लिए भेजते हैं। तो अगर उसमें कोई टीयर वगैरह आता है हम सजेस्ट करते हैं उसको साथ में पीआरपी करा ली जाए। अगर पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम ही एमआरआई लेके आता है, हमें दिखता है कि उसमें टीयर है, तो हम उसको कंजर्वेटिव ट्रायल के साथ में ये वे बेहतर रहता है कि साथ में उसको पीआरपी लग जाए ताकि उसका आगे का टाइम वेस्ट ना हो, क्विकली रिकवरी हो जाए उसकी। जी सर, मैं भी पीआरपी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो होता है जीएफसी यानी कि ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। ये कन्वेंशनल पीआरपी का एक एडवांस वर्जन है जिसमें कि पीआरपी से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इसका रिज़ल्ट कन्वेंशनल पीआरपी से भी बेहतर होता है। बट अच्छे रिज़ल्ट के लिए इसका सही इंडिकेशन में यूज़ होना ज़रूरी है। तो मैं पीआरपी या जीएफसी यूज़ करता हूँ टेंडनाइटिस में, पार्शियल टेंडन रप्चर्स में, प्लांटर फेशियाइटिस या गोल्फर्स एल्बो में। अगर कोई एथलीट एक्यूट पेन के साथ आता है तो पेन रिलीफ के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शन सबसे हेल्पफुल होता है। सर अब ट्रीटमेंट से रिलेटेड तो काफ़ी बात हो गई, बट क्योंकि अब आप एक्सपर्टीज़ है आपका स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन में, तो उसके बारे में भी आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? सर जैसा कि मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, सो बेसिकली वी वर्क ऑन इंजरी प्रिवेंशन ऑल्सो। कोई एथलीट हमारे पास आया, उसको कोई इंजरी भी नहीं है, तो भी हम उसकी बॉडी को असेस करके उसके जो बेसिकली की पॉइंट्स हैं, जो मसल कोई काम नहीं कर रही, कोई जॉइंट रॉन्ग पोजीशन पे है, तो उसको करेक्ट करके उसके जो आने वाली इंजरी के चांसेस को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, शोल्डर पेन है कोई होने वाला है, तो उसमें बेसिकली उसके पीछे लूप होल्स क्या क्या हो सकते हैं। रोटेटर कफ ठीक से काम नहीं कर रहा या कोई पर्टिकुलर मसल ज़्यादा काम कर रही है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है लोअर ट्रेपीजियस, यूजुअली लोअर ट्रेपीजियस शोल्डर में काम ठीक से उसको स्टेबिलिटी नहीं दे रही, तो रोटेटर कफ पे लोड पड़ेगा और उसके कोई मसल स्ट्रेन या लेब्रम पे टियर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम नी की बात करें, नी की इंजरीज़ के चांसेस को कम करने के लिए हम जो बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, इसमें कौन कौन सी आती हैं, पॉप्लेटियस,
VMO, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिक एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर ये तीनों मसल्स अच्छे से काम कर रही हैं तो 80% चांस है कि नी में मेनिस्कस स्ट्रेन या लिगामेंट इंजरी नहीं होगी, अलॉन्ग विद गुड प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग। द प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली क्या होता है, जॉइंट एंड ब्रेन कनेक्शन। ये अच्छा बना रहेगा तो ब्रेन अपने आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। बिल्कुल सही कहा सर, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एंड आई एम श्योर कि जितने भी अगर एथलीट्स हमको सुन रहे हैं तो दे नो कि हमेशा इंजरी प्रिवेंशन का ज़्यादा बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक बारी अगर इंजरी हो गई तो एथलीट के 4 से 6 महीने करियर के इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो डॉक्टर रोहित, काफ़ी अच्छा लगा हमें आज आपके साथ स्पोर्ट्स इंजरी और कुछ रेसलिंग से रिलेटेड इंजरीज़ के बारे में बात करके। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स को आज ये पता चला होगा कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपीज़ में क्या क्या मोडालिटीज़ होती है। एंड होपफुली हम ऐसे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट फ्यूचर में करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच।